नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परियानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है FSGS यानी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर जो कि सीरीज़ 4 हमने शुरू किया है, ये उसका तीसरा टॉपिक है। दोस्तों यूरिनरी सिस्टम में जो अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, तो यूरिनरी सिस्टम के बारे में आपको डिटेल जानना है तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूं, आप लिंक से भी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें जो हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में वो क्लियर कर लेता हूं, ताकि जो आगे का जो टॉपिक है वो समझने में हमें आसानी जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी रहती हैं, 2 यूरेटर रहते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है और एक यूरेथ्रा रहता है। किडनी में अगर उसका डायसेक्शन लिया जाए तो उसमें दिखाई देता है कि जो उसके अलग अलग जो कॉर्टेक्स और मेडुला वगैरह रहते हैं उसमें, लेकिन जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। आप इमेज में पूरा डिटेल जो है देख सकते हैं। नेफ्रॉन में भी अलग अलग हिस्से रहते हैं, एक रहता है बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब रहता है, डिस्टल कनेक्टिंग ट्यूब रहता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें लूप ऑफ हेनले भी रहता है और बाद में फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स रहते हैं। तो ये नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो में पहले जो यूरिनरी सिस्टम का मैंने बनाया हुआ है उसमें डिटेल मैंने इसका जो है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और इसका फंक्शनिंग भी मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो जो मेन बॉडी में से जो ब्लड जो फिल्टर होता है, जो ब्लड वेसल्स जो रहती हैं, तो वो आपको आखिरी का जो इमेज है उसमें दिखाई दे रहा होगा कि वो ग्लोमेरुलर में जाके जो बोमेंस कैप्सूल में जाते हैं और वहाँ पे एक गुच्छा बन जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज होता है फ्लूइड्स के बीच में, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन जिसे कहा जाता है सिंपल भाषा में, ये इस पोर्शन में होता है। अगर ये फिल्ट्रेशन में या किसी बोमेंस कैप्सूल में किसी हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो उसे FSGS कहा जाता है। सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया, अब डिटेल जो है हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस यानी FSGS जो है is a rare disease that received its name because of how the affected kidney tissue looked under the microscope. Each of your kidney contains about 1 million small filters. These filters are made up of tuft of small blood vessels called the glomerulus. In FSGS, some but not all of the glomeruli, that is focal, अब ग्लोमेरुलाई को फोकल कहा जाता है, आर अफेक्टेड इन वन पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस, मतलब एक हिस्से में होता है, तो नोन एज सेगमेंट यानी और सेगमेंटल, विद द फॉर्मेशन ऑफ स्कार ऑल्सो नोन एज स्क्लेरोसिस, लीडिंग टू द नेम फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो ये पूरा जो इसका नाम आया है, ये कंडीशन का, ये डिसीज़ का, ये क्यों आया है वो समझने के लिए यहाँ पे आपको एक इंट्रो दिया गया है कि किडनी के अंदर जो है काफ़ी फिल्ट्रेशन स्मॉल फिल्टर्स रहते हैं और इस फिल्टर्स जो रहते हैं ये गुच्छे में बने हुए रहते हैं, जैसे जो स्मॉल ब्लड वेजल्स रहते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो इस कंडीशन को जिस तरीके से इसको अफेक्ट हुआ है उस तरीके से इसका नाम दिया गया है, जैसा वो माइक्रोस्कोप में दिखता है। क्या दिखता है कि जो ग्लोमेरुलस रहता है, तो कौन सा ग्लोमेरुलस एक तो अफेक्ट हुआ है तो फोकल है, मतलब एग्जैक्टली ग्लोमेरुलाई जो अफेक्ट हुई है, तो इसलिए उसको फोकल नाम दिया गया है कि पूरे हिस्से में तो नहीं हुई है पर कुछ हिस्से में हुई है, इसलिए उसे स्पेसिफाई किया गया है फोकल। दूसरा किया गया है कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस, यानी एक हिस्से को हुआ है। पूरा ग्लोमेरुलस जो आपको दिख रहा है थर्ड इमेज में ब्लैक वाले, कि ये पूरा तरीके से अफेक्ट नहीं होता है, कुछ हिस्से में आइदर लेफ़्ट होगा, राइट होगा, नीचे होगा या कहीं ऊपर लेफ़्ट साइड में हो जाएगा, तो उसे सेगमेंट कहा जाता है। एक सेगमेंट में ये कंडीशन हुई है, उसे सेगमेंटल कहा जाता है। तो उस सेगमेंट में क्या होता है, एक स्कार जमा हो जाता है। सिंपल भाषा में एकदम कहूँ अगर तो पस जो जमा हो जाता है वाइट क्रीमिश येलो, सिंपल भाषा में समझने के लिए उसे स्कार कहा जाता है। तो ये स्क्लेरोसिस रहता है, इसे स्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। तो ये तीसरा नाम आ गया स्क्लेरोसिस, लीडिंग टू द नेम फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो फोकल है, एक एरिया में है, सेगमेंटल है, ग्लोमेरुलस के अंदर है, तो और स्क्लेरोसिस है ये। तो चारों को कंडीशंस को मिला के जिस तरीके से वो माइक्रोस्कोप में दिखती है उसके बेसिस पे ये नाम जो है जनरेट हुआ है।
तो अब देख लेते हैं when this scarring happens or scarring happens. These tiny filters do not work properly. Proteins that are normally retained in the circulation are lost in your urine. Excess fluid may be retained, leading to the swelling, and the blood isn't cleaned properly, which can cause symptoms of kidney failure. Scarring of the glomeruli can also contribute to other health problems such as high blood pressure and high cholesterol. In some cases, FSGS cause permanent kidney damage और kidney failure. तो ये जो है, जब टाइनी फिल्टर्स जो हैं, जब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से ये जो स्कारिंग जो है वो फॉर्म हो जाता है. क्या होता है, जो प्रोटीन रहता है वो हैवी मटेरियल रहता है, ये फिल्टर प्रॉपर नहीं होता है या फिर नहीं होता है किडनी में से, ये वापस सर्कुलेशन में चला जाता है. तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो रहता है ये लॉस्ट हो जाता है, मतलब ये यूरिन में आ जाता है, यानी प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है इसलिए. और बाकी जो फ्लूइड है वो भी उस पार्ट में, जिस पार्ट में ग्लोमेरुलस ख़राब है या प्रॉपर जो उसकी नसें जो हैं सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, वहाँ जो फ्लूइड वगैरह जो है वो भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं हो पाता है. अगर इसे इनिशियल बेसिस पे आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये किडनी फेल्यूर के सिम्टम भी दे सकता है. ग्लोमेरुलाई जो स्कारिंग हुई है उसके अंदर, तो ये स्कारिंग की वजह से अदर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं. हाई ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो कुछ जो बैड मटेरियल है वो वापस ब्लड के अंदर ही रह जाता है. तो और कोलेस्ट्रॉल, तो ये दोनों चीज़ों की वजह से, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो स्कारिंग होता है ग्लोमेरुला में उसकी वजह से होता है कि हाई ब्लड प्रेशर भी होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल, जो फैट है वो ज़्यादा ब्लड में जो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है. FSGS जो रहता है ये किडनी डैमेज और किडनी फेल्योर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है. उसके बाद FSGS इज अ रेयर डिसीज. डॉक्टर डायग्नोस इट इन अबाउट 7 out of 1 million people per year. FSGS affect both adult and children but is most common in people over 45 years of old. It occurs more often in men than in women. तो इसका ये जो बहुत रेयर कंडीशन है, 10 लाख लोगों में सिर्फ 7 लोगों में या 10 लोगों में ही जो है पाया जाता है. तो ये एडल्ट और चिल्ड्रन में जो है अफेक्ट करता है. जो 45 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें, ज़्यादातर ये पुरुषों को अफेक्ट करता है औरतों के कंपैरिजन में. अब सिम्टम्स और कॉजेज़ जो हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले कॉजेज़ देख लेते हैं. डॉक्टर क्लासीफाई फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस दैट इज FSGS बेस्ड ऑन इट्स कॉज, but they do not always know what causes FSGS. The classification of FSGS are often called. तो इसे क्लासीफाइड किया गया है अलग अलग तरीके से. तो जिस कारण की वजह से हुआ है उस कारण से इसे कहा जाता है कि भाई ये अलग अलग जो कंडीशन है उसकी वजह से ये हुआ है. पर एग्जैक्ट जो कॉज है अभी तक जो है उसका फाइंडिंग करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी रेयर डिसीज़ है. तो पहले देख लेते हैं कि प्राइमरी FSGS, द कंडीशन डेवलप ऑन इट्स ओन विथ नो नोन कॉज. पहली है प्राइमरी FSGS जिसमें कंडीशन जो है अपने आप डेवलप हो जाती है, जिसमें कोई जो कॉज है वो पता ही नहीं चलता है कि क्यों हुआ है. दूसरा है जेनेटिक FSGS, द कंडीशन डेवलप इन सम हु हैज़ अ वेरिएशन इन वन और मोर जीन्स दैट इज़ नोन टू कॉज FSGS. तो ये ऐसी जो कंडीशन रहती है, जीन्स में जो कुछ चेंजेस रहते हैं, जो पेरेंटल जीन्स रहते हैं उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इसे जेनेटिक FSGS कहा जाता है. तीसरा जो है सबसे ज़्यादा ये इसके बारे में चर्चा होती है, तो ये है सेकेंडरी FSGS, यानी अदर फैक्टर और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन कैन सम टाइम बट नॉट ऑलवेज कॉल FSGS. तो अभी जो हम आगे के टॉपिक में ध्यान है कि इसके बाद का जो समझेंगे उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो FSGS है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है. हमेशा नहीं पर मैक्सिमम टाइम यही जो कंडीशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं. कौन सी कंडीशन है ये हम लोग अभी देखते हैं. तो सेकेंडरी FSGS फैक्टर्स आर डिसीजेस इंक्लूडिंग सिकल सेल एनीमिया, मेडिकेशन सच एज इंटरफेरॉन्स और बाइसोफॉस्फोनेट्स, drugs such as heroin or anabolic steroids, substances used to enhance muscle growth, infections including viruses such as HIV और obesity. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी FSGS जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है. हमेशा नहीं पर मैक्सिमम टाइम इन्हें ही कहा जाता है. सिकल सेल एनीमिया हो जाए, कुछ हेरोइन से ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ वायरसेस इन्फेक्शन है, HIV है या मोटापा है, तो ऐसे कई अलग अलग कुछ कंडीशन है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी ये होता है.
अब आते हैं सिम्टम्स के ऊपर। FSGS does not always cause symptoms you might notice on your own. Doctor often find signs or symptoms during a regular medical check or when testing or other issues. When a large amount of protein is spilled in a urine due to FSGS, a group of signs and symptoms may occur together. This is a condition called नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये काफ़ी रेयर डिसीज़ है, तो काफ़ी कम परसेंटेज है इसका, तो ये हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन से या हमारे कुछ आइडेंटिफिकेशन से इसको समझना इतना आसान नहीं रहता है। डॉक्टर इसे कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये FSGS है, और FSGS है तो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर जेनेटिक है। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो अगर यूरिन में आता है तो उसकी वजह से ये कंडीशन एक मानी जाती है कि किडनी के जो फिल्ट्रेशन में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर जो आगे की जो कंडीशन जो डायग्नोसिस और टेस्टिंग के लिए कहा जाता है, तो जब ये प्रोटीन या फिर कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ कुछ एक्सेस चीज़ें जो है यूरिन में दिखाई देती है तो उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या होता है? एडिमा, फ्लूइड रिटेंशन एंड स्वेलिंग इन द एंकल्स, लेग्स एंड फेस। सूजन हो जाती है जो एंकल्स हैं पैरों के यहाँ पे और चेहरे पे, एक एडिमा हो जाता है, एक स्वेजन, एक फुला हुआपन हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लोअर देन एवरेज अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन, दैट इज़ प्रोटीन इन द ब्लड, क्योंकि प्रोटीन में ज़्यादातर जो है फिल्टर हो जाता है, तो जो ब्लड में प्रोटीन रहना चाहिए वो कम हो जाता है। तो उसके ब्लड टेस्ट से भी ये पता चलता है। प्रोटीन यूरिया, एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, तो जैसे फिल्ट्रेशन में अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रोटीन भी जो है वो फ़िल्टर हो जाता है। नॉर्मली जो देखा जाए तो प्रोटीन फ़िल्टर नहीं होता है, वो हैवी मटेरियल रहता है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है वापस ब्लड स्ट्रीम में। तो अगर ये ब्लड में उसकी क्वांटिटी कम दिखती है तो, और यूरिन में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा दिखती है तो, वेट गेन कॉज बाय एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द बॉडी, तो ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से जो वज़न बढ़ जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, जिससे ये आइडेंटिफाई करने में आसानी जाती है कि ये FSGS की वजह से तो नहीं है। तो FSGS है तो कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर जेनेटिक। तो अब ये पता चलता है कुछ डायग्नोसिस से या फिर कुछ टेस्ट से। तो डायग्नोसिस क्या होती है? सेवरल टेस्ट में लीड योर डॉक्टर टू सस्पेक्ट डायग्नोसिस ऑफ FSGS। दिस टेस्ट इंक्लूड्स ब्लड टेस्ट, टेकिंग सैंपल ऑफ ब्लड टू मेजर लेवल ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो काफ़ी अलग अलग डायग्नोसिस रहती हैं, ब्लड रहती हैं, यूरिन रहती है, जेनेटिक्स टेस्ट डायग्नोसिस रहती हैं, हम लोग आगे समझेंगे। ब्लड टेस्ट में क्या किया जाता है? सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी है, फैट की जो मात्रा है वो कितनी है। उसके बाद जो है GFR किया जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि एक ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये भी एक प्रकार की ब्लड टेस्ट में माना जाती है, ताकि किडनी किस तरीके से काम कर रही है आपकी, उसके लिए ये एक सैंपल लिया जाता है। तो इसे GFR टेस्ट भी कहा जाता है, GFR रेशो भी या फिर रेट भी कहा जाता है, अलग अलग तरीके से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद है यूरिन टेस्ट, मेजरिंग द लेवल ऑफ ब्लड एंड प्रोटीन इन द यूरिन। तो यूरिन सैंपल से पता किया जाता है कि ब्लड और जो प्रोटीन है उसकी मात्रा क्या है यूरिन के अंदर। हाउएवर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ FSGS कैन ओनली बी मेड विद द किडनी बायोप्सी। Kidney biopsy using a needle to take a small sample of tissue from the kidney for a lab to study for signs of FSGS under a microscope. Sometimes doctor uses genetic testing to confirm the diagnosis of genetic FSGS, but because genetic test can be expensive and there are no known treatment for many forms of genetic FSGS, genetic testing is not common. तो अगर ऐसे डॉक्टर को अगर फाइनल डेफिनेटली अगर उसे डायग्नोसिस करना है, कंफर्म करना है, तो वो बायोप्सी के लिए कहा जाता है। बायोप्सी में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन का एक हिस्सा जो है वो आइदर सर्जरी करके निकाला जाता है या फिर कुछ नीडल्स के द्वारा जो है वो निकाला जाता है। तो किडनी बायोप्सी में क्या होता है, नीडल्स के बेसिस पे एक जो सैंपल हैं वो निकाला जाता है, ताकि लैब स्टडी किया जाए, माइक्रोस्कोप में उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए कि भाई उसमें क्या क्या जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो देखने के लिए किडनी बायोप्सी की जाती है। उससे भी एक एडवांस मेथड है जिसे हमने कहा था जेनेटिक FSGS। तो जेनेटिक FSGS समझना है तो उसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी कॉमन नहीं है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, और इस पर कोई ट्रीटमेंट भी जो है वो नहीं दिखाई देती है जेनेटिक FSGS में। तो इसलिए इसे काफ़ी रेयर माना जाता है इस टेस्ट को, और काफ़ी रेयर ऑप्शन में ही इसे सजेस्ट किया जाता है।
उसके बाद देखते हैं कि मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। अभी हम लोग क्या इसे मैनेज कर सकते हैं, क्या इस पर ट्रीटमेंट हो सकती है, वो सिर्फ उसको समझ लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पे आने से पहले मैं हमेशा इस वीडियो में बनाता हूँ कि ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन बेसिस है। प्लीज़ इस वीडियो के बेसिस पे आप कोई भी पर्सनल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, वो आपको जैसा कहेंगे आप उसी तरीके से आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है। तो ट्रीटमेंट फॉर FSGS डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड कॉज, your age and whether you have other health condition. Doctor aim to control symptom to help you maintain a good quality of life and slow or prevent the progressive scarring so that it does not lead to kidney failure. In some people with secondary FSGS, treating the underlying condition may stop kidney damages from progressing. Doctors cannot repair glomeruli, but over time kidney function may improve in these people. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो कॉज है, पहले तो वो क्या कहाँ से डिफाइड कर, मतलब मैनेजमेंट जो है आपको या फिर जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से देते हैं, आपके कौन सा कॉज है, मतलब जैसे हमने पहले ही देखा प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर जेनेटिक है, तो और कौन सा टाइप है, आपकी एज क्या है, आपको और कोई इसके अलावा कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उनका प्राइमरी जो एम रहता है कि जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसे कंट्रोल किया जाए ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है जी सकें। स्कैरिंग जो हो जाता है, जो कि मैंने कहा था कि पस टाइप एक जमा हो जाता है, उसे वो किस तरीके से कम कर सकें, कंट्रोल में ला सकें ताकि ये किडनी फेल्यूर की तरफ ना बढ़े। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंडरी FSGS जैसे उसमें हमने अलग अलग कंडीशन समझे, तो अगर उस कंडीशन की वजह से है तो वो कंडीशन को समझ के उस कंडीशन को भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो सेकेंडरी FSGS है या फिर FSGS जो है, ये इसका जो प्रोग्रेशन है या फिर जो इसकी जो इंटेंसिटी है ये कम हो सके। तो ग्लोमेरुला 100% रिपेयर तो होता नहीं है, लेकिन किडनी फंक्शंस जो है ये स्टेप बाय स्टेप जो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट से ये इम्प्रूव हो सकते हैं अगर प्रॉपर गाइडेंस हम लोग लेते हैं तो। उसके बाद हम देखते हैं कि अदर ट्रीटमेंट फॉर FSGS इंक्लूड्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर्स, ड्रग दैट ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक मेडिसिन टू ट्रीट इन्फेक्शन। तो ये कुछ मेडिसिन है जो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं ताकि जो आपके सिम्टम्स हैं या फिर जो कंडीशंस हैं उसमें काफ़ी कंट्रोल आ सके। तो कुछ डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, मेडिकेशन दैट लोअर ब्लड प्रेशर एंड राइडिंग द ब्लड टू एक्सेस फ्लूइड। तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ज़्यादा फ्लूइड जो है वो बॉडी से निकालते हैं जिसकी वजह से दो BP में जो है कंट्रोल होता है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दैट मैनेज द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स सच एज साइक्लोस्पोरिन एंड टेक्रोलीमस। तो ये अलग अलग जो ड्रग्स हैं, मैं सिर्फ उसका नाम पढ़ लेता हूँ, वो आपको दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइंस एंड सिम्टम्स और कौन सा कॉज है और क्या फिर कंडीशन है उसके ऊपर ये दिए जाते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस, द प्रोसेस दैट डिक्रीजेज द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बाय रिमूविंग प्लाज्मा दैट इज लिक्विड फ्रॉम योर ब्लड। प्रेडनिसोन, अ ड्रग दैट लोअर्स द लेवल ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। What are the complication associated with the focal segmental glomerulosclerosis? तो FSGS के साथ कौन सी ऐसी complications हैं जो होती हैं? FSGS can lead to high blood pressure and high cholesterol, and in some cases FSGS can lead to kidney failure. This condition can be life-threatening and require emergency medical treatment. Seek immediate care if you have FSGS and experience any of these symptoms of kidney failure. Under control high blood pressure, nausea, vomiting और लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेलिंग इन द आर्म, लेग्स और फेस। तो ये जो है काफ़ी रेयर कंडीशंस है, तो इसे आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल रहता है अगर, और ये जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है जो अपने बॉडी में, और चांसेस हैं किडनी फेल्यूर के। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हैं अगर आपको पर्सनली फील होते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब ब्लड प्रेशर की आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर और भी कुछ कर रहे हैं पर वो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। दूसरा है बार बार आपको उल्टी आना, नौशिया होना और खाना खाने की इच्छा ना होना, या फिर पैरों में, हाथों में या फिर चेहरे पे काफ़ी सूजन बढ़ जाना। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स रहते हैं जिसकी वजह से आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी रहता है कि कुछ आपको तकलीफ़ है इन टर्म्स ऑफ लिवर या किडनी फिल्ट्रेशन से। तो आपको तुरंत जो है ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। प्रिवेंशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन टेक स्टेप्स टू रिड्यूस द योर रिस्क ऑफ FSGS बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट,
treating conditions such that can cause FSGS such as infection and viruses। तो आपको जो है एक नॉर्मल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। वैसे एक्सरसाइज तो पूरे बॉडी को आपको हेल्दी रखने के लिए रेगुलर करना चाहिए। तो हेल्दी वेट उसके लिए मेंटेन करना है, ज़्यादा ओवर वेट आपका ओबेसिटी जो है वो नहीं रखना है। और कभी आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाता है कुछ वायरसेस की वजह से या किसी और की वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो तुरंत लें और पूरे तरीके से लें ताकि वो बढ़ के FSGS के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो सके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।